गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोफिया कुरैशी हरबीरी देवी भोपाल सिंह डिग्री कॉलेज यूसुफपुर से इतिहास विभाग की प्रवक्ता। मैं आज आप सभी को इतिहास से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। जैसा हमने देखा है कि बच्चों को इतिहास का कालक्रम नहीं मालूम होता कि इतिहास को किस कालक्रम में विभाजित किया जाता है। पहले हमारी कौन सी सभ्यता आई, उसके बाद हमारी कौन सी सभ्यता आई। ठीक है, तो हम ये आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा हमने बताया है कि इतिहास का जो कालक्रम है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, जिसमें मानव जंगलों में रहता था, कच्चा मांस खाता था। ठीक है, उस काल के मानव को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन उसके जो ग्रंथ मिले हैं, जो लिखित सामग्रियाँ मिली हैं, उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगी। उसके बाद ऐतिहासिक काल, तीसरा पार्ट होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें प्रचुर मात्रा में लिखित सामग्रियाँ मिली हैं, जिनमें कुछ धर्म ग्रंथ हैं, कुछ इतिहासकारों की पुस्तकें मिली हैं, वे सब हमारे ऐतिहासिक काल में आ जाती हैं। अब इन 3 कालों को भी अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से विभाजित किया गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में भी 2 काल आते हैं, ऐतिहासिक काल में 3 काल आते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के आपको पार्ट में पहले बता देती हूँ। इसमें पहला पुरापाषाण काल आता है। ये फर्स्ट है। सेकंड मध्यपाषाण काल। और तीसरा जो हमारा पाषाण काल आता है, नवपाषाण काल। ठीक है, ये 3 काल होते हैं जिसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ये इनमें सबसे पहला जो हमारा होता है वो पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल सबसे लंबा चलने वाला काल माना जाता है, जिसमें मानव को किसी भी तरह से कोई पढ़ाई से संबंधित जानकारी नहीं थी। वो कच्चा मांस खाता था, उसे आग की भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, वो पेड़ों पे रहता था जंगली जानवरों के साथ। वो टाइम पीरियड हमारा पुरापाषाण काल में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा आता है वो मध्यपाषाण काल है। मध्यपाषाण काल में मानव थोड़ा विकसित हुआ, ठीक, और उसने गुफाओं में रहना शुरू किया। गुफाओं में रहने लगा वो, ठीक है ना, और जहाँ पे रहता था स्थायी रूप से थोड़ा थोड़ा स्थायी रूप से वो रहने लगा। ठीक है, तीसरा काल जो हमारा आता है नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल में उसने पूर्ण रूप से घुमक्कड़ी जीवन को त्याग कर और स्थायी रूप से अपने निवास बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर उसने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, इन चीज़ों का जो आविष्कार हुआ वो भी हमारा नवपाषाण काल में ही माना जाता है। ये सबसे आखिरी काल था प्रागैतिहासिक काल का। इसके बाद हमारा आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो इसका है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उनको आज तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि तकरीबन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसमें 400 से 600 शब्द की वर्णमाला बताई जाती है कि 400 से 600 शब्द की वर्णमाला है जो भाव चित्रात्मक शैली में है। ठीक है,
इसके अलावा वैदिक काल, जो हमारा वैदिक काल है, इसको आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो हमारे धर्म ग्रंथ मिले हैं, वैदिक काल पूर्ण रूप से धर्म ग्रंथों पर आधारित है, वेदों पर आधारित है। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट हमारा ऋग्वैदिक काल आ जाता है, और सेकंड पार्ट हमारा उत्तर वैदिक काल आता है। जो हमारा ऋग्वैदिक काल है वो पूरा ऋग्वेद पर आधारित है, और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है वो हमारे बाकी के जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन पर आधारित है। ठीक है, तो कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो वेदों से हमें जानकारी मिली है वो बहुत लंबे समय तक गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को सुनाए जाने, फिर उन शिष्यों के द्वारा अपने शिष्यों को सुनाए जाने, और उसके बाद उनको लिखित रूप से रखा गया, मतलब बाद में उनको लिखा गया। तो इस कारण वैदिक सभ्यता को भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं, क्योंकि वे कथा कथित कही सुनी बातें हैं जो वेदों में लिखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ऐतिहासिक काल जो आता है, ऐतिहासिक काल के भी हमारे 3 पार्ट्स हैं। इसमें पहला और तीसरा पार्ट जो हमारा इसमें आता है वो आता है आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास, ये हमारे 3 पार्ट्स आ जाते हैं ऐतिहासिक काल के। अब जो हमारा प्राचीन इतिहास होता है, इसमें हमारे सबसे पहले आ जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बाद हमारा मगध साम्राज्य आ जाता है, उसके बाद हमारे महाजनपद आ जाते हैं, मौर्य वंश आता है, गुप्त वंश आ जाता है, ये सब हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में आएंगे। इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, उसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, ये हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास में आएंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हमारा गांधी युग आ जाता है। इसके बाद हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में आकर व्यापार किया या शासन किया, वे सब हमारी आधुनिक भारत के इतिहास में आ जाती हैं। तो हमारा ये कालक्रम बन जाता है जिसको हम इतिहास के कालक्रम के अनुसार बताते हैं कि हमने किस सभ्यता को किस तरह से डिवाइड किया है। जैसे हमारा पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का जो समय बताया जाता है वो 33 लाख वर्ष पूर्व से और 10,000 वर्ष पूर्व तक हम मानते हैं। ठीक है, 33 लाख वर्ष पूर्व से और 10,000 वर्ष पूर्व तक पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड होता है। सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला समय है पूरा पाषाण काल का। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय माना जाता है वो 2500 ईस्वी पूर्व से और 1750 ईस्वी पूर्व तक हम मानते हैं। ठीक है, ये भी कार्बन 14 पद्धति के अनुसार बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का समय। उसके बाद हमारी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसको 1500 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व तक
ठीक है। 600 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं, जिसमें 1500 ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक हमारे, जो मैंने अभी आपको बताया था, ऋग्वैदिक काल, और 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक हमारा उत्तर वैदिक काल आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतिहास का पूरा कालक्रम। इसमें हमारे सब चीज़ों की जानकारी आ जाती है।